Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be provision as to accused person of unsound mind. Section 328 to section 339 we will discuss in today's lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अक्यूज्ड है जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, जो लुनैटिक है, जो पागल है, ऐसे अक्यूज से रिलेटेड प्रोविजंस क्या होंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, ये सारे प्रोविजन सेक्शन 328 से लेकर सेक्शन 339 पर डिस्कस किए गए हैं। सारे सेक्शंस हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Provisions as to accused person of unsound mind. Section 328 deals with procedure in case of accused being lunatic. अगर फॉर एग्जाम्पल जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है ऑफेंस का, अगर वो पागल है, लुनैटिक है, तो प्रोसीजर क्या होगा? When a magistrate, while holding an inquiry against accused, has reason to believe that the accused is unsound mind and consequently incapable of making his defense. So during the inquiry, if the magistrate is having a belief that the accused person is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, तो अगर इंक्वायरी के दौरान मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड पागल है और वो पागल होने के वजह से अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, इनकैपेबल है वो डिफेंस करने का, तो द मैजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर एंड कॉज सच पर्सन टू बी एग्जामाइंड बाय द सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सच अदर मेडिकल ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन है और वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा और उस अक्यूज्ड पर्सन को एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा सिविल सर्जन के पास, या और कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई डिजिग्नेट किया है मेडिकल ऑफिसर, उसके पास वो मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन के लिए उस अक्यूज्ड को भेजेगा। एंड देयर अपॉन शैल एग्जामाइन सच सर्जन और अदर ऑफिसर एज अ विटनेस एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन टू राइटिंग। और वो जब फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्जन के पास उसने भेजा था एग्जामिनेशन के लिए, अब सिविल सर्जन का जो भी रिपोर्ट आएगा, सिविल सर्जन को वो कोर्ट एज ए विटनेस एग्जामाइन करेगा और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हुआ ऐसा कि मैजिस्ट्रेट ने सिविल सर्जन के पास भेजा अक्यूज्ड को और सिविल सर्जन का रिपोर्ट आया कि हाँ वो सच में अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट सिविल सर्जन को कोर्ट में बुलाएगा और उसको एज ए विटनेस एग्जामाइन करेगा एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन इन राइटिंग, और वो एग्जामिनेशन वो रिटर्न में लेगा। इफ the civil surgeon finds the accused to be of unsound mind, he shall refer such persons to a psychiatrist or a clinical psychologist for care, treatment and prognosis of the condition, and the psychiatrist or clinical psychologist, as the case may be, shall inform the magistrate whether the accused is suffering from unsoundness of mind or mental retardation. तो क्या होगा, सिविल सर्जन को लगा कि हाँ ये पागल है, तो सिविल सर्जन क्या करेगा, उसको रेफर करेगा किसके पास, साइकेट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसको एग्जामाइन करेगा और एग्जामाइन करने के बाद वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा मैजिस्ट्रेट को कि ये सच में पागल है या मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब उसका दिमाग जो माइंड है वो इम्बैलेंस है या वो पागल है, इससे रिलेटेड वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा उसकी सिचुएशन। Provided that if the accused is aggrieved by the information given by the psychiatrist or clinical psychologist, as the case may be, to the magistrate, he may prefer an appeal before the medical board, which shall consist of। अब क्या होगा कि accused को लगा कि साइकेट्रिस्ट ने या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने जो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिया वो फेक है, वो रिपोर्ट करेक्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो अक्यूज्ड क्या कर सकता है, मेडिकल बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। हाँ, और मेडिकल बोर्ड में कौन होगा, हेड ऑफ साइकेट्री यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो साइकेट्री का हेड है वो एक पर्सन रहेगा। फैकल्टी मेंबर इन साइकेट्री इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज, जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसका फैकल्टी मेंबर जो साइकेट्री को पढ़ाता है वो। अब ये रहेगा मेडिकल बोर्ड का
ये मेडिकल बोर्ड के मेंबर रहेंगे, इनके पास वो अपील कर सकता है अक्यूज्ड। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 328 का, पेंडिंग सच एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी द मैजिस्ट्रेट में डील विद सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330। तो जब तक वो पेंडिंग रहेगी सेक्शन 330 के हिसाब से कोर्ट डील करेगा। सेक्शन 330 क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। Subsection 3 deals with if such magistrate is informed that the person referred to in subsection 1A is a person of unsound mind। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो पर्सन 1A में रेफर किया गया है साइकेट्रिस्ट को, उसकी रिपोर्ट आती है वो इन्फॉर्म करता है मैजिस्ट्रेट को कि ये अक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड है, पागल है। द मैजिस्ट्रेट शैल फर्दर डिटरमाइन वेदर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रेंडर्स द अक्यूज्ड इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग डिफेंस एंड इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड सो इनकैपेबल the magistrate shall record a finding to that effect and shall examine the record of evidence produced by the prosecution and after hearing the advocate of the accused but without questioning the accused। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि वो साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो पागलपन है, तो मैजिस्ट्रेट उस साइकेट्रिस्ट को क्वेश्चन करेगा कि भाई इसका जो पागलपन है वो पागलपन के वजह से ये अपना डिफेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो अगर साइकेट्रिस्ट कह रहा है कि वो डिफेंस नहीं ले सकता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट एंड शैल एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर हियरिंग द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड बट विदाउट क्वेश्चनिंग द अक्यूज्ड। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन की विटनेस को सुनेगा, एविडेंस को एग्जामिन करेगा, अक्यूज्ड के एडवोकेट की तरफ से जो पेश किए गए एविडेंस उसको भी एग्जामिन करेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। If he finds that no prima facie case is made out against the accused, he shall instead of postponing the inquiry discharge the accused and deal with him in the manner provided under section 330। तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई प्राइमा फेसी केस बन ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो मैजिस्ट्रेट केस को पोस्टपोन नहीं करेगा बल्कि अक्यूज्ड को क्या करेगा, वो डिस्चार्ज कर देगा। कौन से प्रोविजन के हिसाब से, सेक्शन 330 के हिसाब से। सेक्शन 330 हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Provided that if the magistrate finds that a prima facie case is made out against the accused in respect of whom a finding of unsoundness of mind is arrived at, और अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड जो पागल है उसके अगेंस्ट में प्राइमा फेसी केस बन रहा है, यानी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि हाँ अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, लाइक दैट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, he shall postpone the proceeding for such period as in the opinion of the psychiatrist or clinical psychologist is required for the treatment of the accused and order the accused to be dealt with as provided under section 330। तो अगर प्राइमा फेसी केस अक्यूज्ड के सामने बन रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, केस को पोस्टपोन कर देगा। कब तक, साइकियाट्रिस्ट को पता है, साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि भाई इसके इलाज में 3 महीने लग सकते हैं, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट 3 महीने के लिए केस को पोस्टपोन कर देगा और अक्यूज्ड को सेक्शन 330 के हिसाब से डील करेगा। If such magistrate is informed that the person referred to in subsection 1A is a person with mental retardation, the magistrate shall further determine whether the mental retardation render the accused incapable of entering defense। तो अगर फॉर एग्जांपल जो साइकियाट्रिस्ट है जिन्होंने रिपोर्ट कराया मैजिस्ट्रेट को, साइकियाट्रिस्ट ये कहता है कि वो अनसाउंड माइंड नहीं है बल्कि मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब मेंटली इम्बैलेंस है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये देखेगा कि वो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से वो अपना डिफेंस ले सक रहा है या नहीं ले सक रहा है। अगर वो अपना डिफेंस नहीं ले सक रहा है फॉर एग्जांपल, and if the accused is found so incapable, the magistrate shall order closure of the inquiry and deal with the accused in the manner provided under section 330। तो मैजिस्ट्रेट उस इंक्वायरी को वहीं पर स्टॉप करेगा, क्लोज करेगा और अक्यूज्ड को डील कैसा करेगा, सेक्शन 330 के हिसाब से। अब सेक्शन 329 क्या है, प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट। If at the trial of any person before a magistrate or court of session it appears to the magistrate or court that such person is of unsound mind and consequently incapable of making his defense। सेक्शन 328 क्या कहता है, इंक्वायरी में अगर कोर्ट को यह पता चलता है कि अक्यूज्ड पागल है तो सेक्शन 328 एप्लीकेबल होगा। अगर ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को यह पता लग रहा है कि अक्यूज्ड पागल है तो सेक्शन 329 एप्लीकेबल होगा। अगर सेक्शन 329 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर ट्रायल के दौरान मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड क्या है,
पागल है और वो पागलपन की वजह से अपना डिफेंस नहीं ले सक रहा है, तो उस सिचुएशन में द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस try the fact of such unsoundness and incapacity, and if the magistrate or court, after considering such medical and other evidence as may be produced before him, or it is satisfied of the fact, he or it shall record a finding to that effect and shall postpone further proceeding in the case. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट पहले सारी चीजों को कंसिडर करेगा, है ना, उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसकी इनकैपेसिटी, ये सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद, वो मेडिकली उसकी सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देगा। मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये अक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड है तो केस को पोस्टपोन कर देगा। 1A, if during trial the magistrate or court of session finds the accused to be unsound mind, he or it shall refer such persons to a psychiatrist or clinical psychologist for care and treatment। तो ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो पर्सन है अनसाउंड माइंड है, तो उस पर्सन को, उस अक्यूज्ड पर्सन को रेफर करेगा साइकियाट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, काहे के लिए, उसके ट्रीटमेंट और उसके केयर के लिए। एंड द साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज द केस मे बी शैल रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट वेदर द अक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो वो जो साइकियाट्रिस्ट जिसको रेफर किया गया अक्यूज्ड को, वो रिपोर्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को कि हाँ सच में ये पागल है या नहीं है। Provided that if the accused is aggrieved by the information given by the psychiatrist or clinical psychologist as the case may be to the magistrate, he may prefer an appeal before the medical board which shall consist of, वो ये जो अभी हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर साइकियाट्रिस्ट अगर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है कि हाँ अक्यूज्ड पागल है और वो अक्यूज्ड को अगर ऐसा लगा कि ये मेरे अगेंस्ट में गलत रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, तो उस सिचुएशन में वो मेडिकल बोर्ड के सामने अक्यूज्ड अपील कर सकता है। मेडिकल बोर्ड में ये दोनों लोग रहेंगे। इफ सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट इज इन्फॉर्म दैट द पर्सन referred to in subsection 1 is a person of unsound mind, the magistrate or court shall further determine whether unsoundness of mind renders the accused incapable of entering defense, and if the accused is so found so incapable, the magistrate or court shall record a finding to that effect and shall examine the record of evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocate of the accused but without questioning the accused, discharge that particular person। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल सब क्लॉज 1A में जो रिपोर्ट आई है साइकियाट्रिस्ट की, वो रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन जो पर्सन है अनसाउंड माइंड पर्सन, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से अपना वो डिफेंस नहीं ले सक रहा है क्या, अगर वो डिफेंस नहीं ले सक रहा है उस सिचुएशन में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को एग्जामाइन करेगा और जो अक्यूज्ड का एडवोकेट है उसको भी एग्जामाइन करेगा, लेकिन अक्यूज्ड को क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि वो अनसाउंड माइंड पर्सन है। अब एग्जामाइन करने के बाद क्या होगा, इफ द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट फाइंड्स दैट नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ही और इट शैल इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द ट्रायल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड डील विथ हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 330। तो अगर उसके अगेंस्ट में प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा और सेक्शन 330 के हिसाब से डील करेगा उसको। अगर फॉर एग्जांपल प्राइमा फेसी केस सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने प्राइमा फेसी केस उसके पास अगेंस्ट में बन रहा है, अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में प्राइमा फेसी केस बन रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में केस जो है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। कब तक, जब तक के साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल साइकियाट्रिस्ट ने ये कहा है कि 3 महीने लगेंगे इसके ट्रीटमेंट को, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्राइमा फेसी केस तो बन गया कि उसके अगेंस्ट में, तो मैजिस्ट्रेट 3 महीने के लिए केस को पोस्टपोन कर देगा। If the magistrate or court finds that a prima facie case is made out against the accused, he is incapable of entering defense by reason of mental retardation, he or it shall not hold the trial and the order the accused to be dealt with in accordance with section 330। तो प्राइमा फेसी केस बन रहा है और वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, केस चलाएगा नहीं बल्कि सेक्शन 330 के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। अब एक्चुअल सेक्शन 330 है क्या, अब हम डिस्कस करेंगे। Release of person of unsound mind pending investigation or trial. Whenever a person is found under section 328 or 329 to be incapable of entering defense by reason of unsoundness of mind or mental retardation, the magistrate or court, as the case may be, shall, whether the case is one in which bail may be taken or not, order release of such person on bail. So suppose
कि सब कभी भी कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन सेक्शन 328 और 329 में अनसाउंड माइंड है ऐसा कंक्लूजन हो जाता है ना, और वो अपना डिफेंस नहीं ले सक रहा है ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो कोर्ट क्या करेगा, whether the case is one in which bail may be taken or not, order release of such person on bail। तो अगर पागल है, साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट आ गई है कि वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज्ड को जो पागल है उसको बेल पर रिलीज कर देगा सेक्शन 330 में, प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन व्हिच डज नॉट मैंडेट इन patient treatment and a friend or relative undertaken to obtain regular outpatient psychiatric treatment from the nearest medical facility and to prevent from doing injury to himself or to any other person। अब क्या होगा, बेल पे छोड़ देंगे कब, that the accused is suffering from unsoundness of mind or mental retardation which does not mandate in patient treatment। फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट ट्रीटमेंट अगर रिक्वायर्ड नहीं है अक्यूज को, और अगर उसके कोई रिलेटिव या फ्रेंड ये जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हम इसको इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाते ले जाते रहेंगे और ये खुद को भी इंजरी नहीं करेगा, किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये गारंटी के साथ अगर वो कह रहे हैं तो उस अक्यूज्ड पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, देखिए, इफ द केस इज वन इन विच इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस मे बी bail cannot be granted or if an appropriate undertaking is not given, he or it shall order the accused to be kept in such a place where regular psychiatric treatment can be provided and shall report the action taken to the state government। एक चीज हमने डिस्कस की कि अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड पर्सन की गारंटी लेने के लिए तैयार है, क्या कि वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बराबर टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, अगर ऐसी कोई अंडरटेकिंग लेता है तो कोर्ट उसको बेल पर छोड़ देगा। बट सपोज अगर कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है उसकी अंडरटेकिंग लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, उस सिचुएशन में कोर्ट उसको बेल पर रिलीज नहीं करेगा, बल्कि क्या ऑर्डर करेगा, उसका ऑर्डर ये करेगा कि इसको एक जगह पर रखा जाए जहां पर उसको रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। समझ रहे हो, इस तरीके का ऑर्डर कोर्ट पास करेगा। Provided that no order for the detention of the accused in a lunatic asylum shall be made otherwise than in accordance with such rule as the state government may have made under the Mental Health Act 1987। तो मेंटल असाइलम लुनाटिक असाइलम में रखने का ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकता है जब तक कि वो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के हिसाब से ना हो, तब तक वो लुनाटिक असाइलम में रखने का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कोर्ट। सबसेक्शन 3, whenever a person is found under section 328 and 329 to be incapable of entering defense by reason of unsoundness of mind or mental retardation, the magistrate or court as the case may be shall, keeping in view the nature of the act committed and the extent of the unsoundness of mind and mental retardation, further determine if the release of the accused can be ordered। है ना, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेक्शन 328 और 329 में एक आधा पर्सन ऐसा है कि उसके पागलपन की वजह से वो डिफेंस नहीं ले सक रहा है, अगर ऐसा कोर्ट को लगता है तो क्या करेगा, ये चीज को कंसीडर करने के बाद, उसके मेंटल रिटार्डेशन को कंसीडर करने के बाद, उसका एक्सटेंट कितना पागलपन है कंसीडर करने के बाद, फर्दर डिटरमाइन इफ द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी ऑर्डर्ड, कि उसको रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ही वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा। Provided that if on the basis of medical opinion or opinion of a specialist, the magistrate or court decide to order discharge of the accused as provided under section 328 or 329, such release may be ordered if sufficient security is given that the accused shall be prevented from doing injury to himself or to any other person। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्ट उस मेडिकल ओपिनियन के बेस पे अगर अक्यूज को डिस्चार्ज करना चाहता हूँ सेक्शन 328 और 329 में, तो ऑर्डर कर सकता है, लेकिन कब, सफिशिएंट सिक्योरिटी कोई लेने के लिए तैयार होगा, कि अगर कोई अंडरटेकिंग लेने के लिए तैयार होगा कि ये किसी और को इंजोर नहीं करेगा और खुद को भी इंजोर नहीं करेगा, ऐसी अंडरटेकिंग अगर कोई लेगा तो ऐसे पर्सन को कोर्ट क्या करेगा, ऐसे अक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है। इफ the magistrate or court is of opinion that discharge of the accused cannot be ordered, the transfer of the accused to be
to a residential facility for person of unsound mind or mental retardation may be ordered wherein the accused may be provided care and appropriate education and training. तो अगर कोई पर्सन अंडरटेकिंग लेने के लिए तैयार नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ऐसे एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल फैसिलिटी में रखेगा उसको, जहां पर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन को। सेक्शन 331 रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। Whenever an inquiry or trial is postponed under section 328 or 329, the magistrate or court may at any time after the person concerned has ceased to be of unsound mind resume the inquiry or trial and require the accused to appear or to brought before such magistrate or court. As we have already discussed, that suppose if the court has passed the order of postponement of proceeding, inquiry or trial under section 328 and 329, but suppose if the accused ceased to be unsound mind person, then after such particular fact the court will start a proceeding. तो क्या होगा कि उस सिचुएशन में पोस्टपोन अगर केस की हुई है और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो पर्सन है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन था, जो पागलपन था, उसका इलाज हो चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रिज्यूम द इंक्वायरी और ट्रायल एंड रिक्वायर द अक्यूज्ड टू अपीयर और ब्रॉट बिफोर सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो जो जिस मैजिस्ट्रेट ने उसको केस को पोस्टपोन किया था क्योंकि वो पागल था लेकिन अब उसका इलाज हो गया है, वही कोर्ट क्या करेगा, उस इंक्वायरी या ट्रायल को रिज्यूम करने का ऑर्डर पास करेगा और उस अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए कहेगा। When the accused has been released under section 330 and the sureties for his appearance produce him to the officer whom the magistrate or court appoints in this behalf, the certificate of such officer that the accused is incapable of making his defense shall be receivable in evidence. क्या होगा, अगर सेक्शन 330 में अगर उसको अक्यूज्ड को रिलीज किया गया है और उस सिचुएशन में एंड द श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस प्रोड्यूस हिम टू द ऑफिसर हुम द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स, कि जो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ने जो ऑफिसर को अपॉइंट किया है उसमें अगर श्योरिटी उस अक्यूज्ड पर्सन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, द सर्टिफिकेट ऑफ सच ऑफिसर दैट द अक्यूज्ड इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस शैल बी रिसीवेबल इन एविडेंस। और वो ऑफिसर ये कह रहा है कि नहीं अभी भी ये पागल ही है वो पर्सन, तो उसका सर्टिफिकेट कोर्ट मांगेगा। Section 332 procedure on accused appearing before magistrate or court. If when the accused appears or is again brought before the magistrate or court, the magistrate or court considered him capable of making his defense, the inquiry or trial shall proceed. If the magistrate or court consider the accused to be still incapable of making his defense, the magistrate or court shall act according to the provision of section 328 or section 329. अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो अक्यूज जो पागलपन के वजह से अगर कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया था मैटर, उसको वापस से कोर्ट में अपीयर कराया गया है ना, और मैजिस्ट्रेट If when the accused appears or is again brought before the magistrate, मैजिस्ट्रेट के सामने फिर से लाया गया, लेकिन फिर से लाने के बाद भी अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अभी भी उसका पागलपन बरकरार है और वो पागलपन की वजह से वो अपना डिफेंस नहीं ले सक रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर से सेक्शन 328 और सेक्शन 329 के हिसाब से प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है मैजिस्ट्रेट। And if the accused is found to be of unsound mind, and consequently incapable of making his defense, shall deal with such accused in accordance with the provision of section 330. Section 330 के हिसाब से उसको प्रोसीड करेगा। अब सेक्शन 333 है, when accused appears to have been of sound mind. When the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial, अगर accused ट्रायल और इंक्वायरी में अगर साउंड माइंड लगता है, मतलब परफेक्ट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एंड द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द एविडेंस गिवन बिफोर हिम दैट द अक्यूज्ड कमिटेड एन एक्ट व्हिच इफ ही हैड बीन ऑफ साउंड माइंड वुड हैव बीन ऑफेंस। कि फॉर एग्जांपल और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अक्यूज ने ऐसा एक्ट किया है कि अगर वो साउंड माइंड होता, वो अगर उसका माइंड ठीक से होता तो वो ऑफेंस होता, अगर ऐसा एक्ट किया हुआ है उसने तो, एंड दैट he was at the time when the act was committed by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act with or that it was wrong or contrary to law। और कोर्ट को क्या लगा कि जब उसने वो एक्ट किया तो एक्ट करते वक्त
पागलपन के वजह से वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको पता नहीं था। उसको ये पता नहीं था कि लॉ के अगेंस्ट में है, तो उसको रीजन पता नहीं थे। उसको क्यों नहीं पता थे? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड पर्सन था। वो अनसाउंड माइंड पर्सन होने की वजह से उसको ये पता नहीं था। The magistrate shall proceed with the case, and if the accused ought to be tried by the court of session, commit him for trial before the court of session. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसका केस चलाएगा, अगर वो खुद चला सकता है। अगर वो खुद नहीं चला सकता है तो सेशन कोर्ट के पास उसका केस कमिट करेगा। अब देखिए सेक्शन 334 क्या है? जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो व्हेनेवर एनी पर्सन इज एक्विटेड अपॉन द ग्राउंड दैट एट द टाइम एट विच ही इज अलेज्ड टू हैव बीन committed an offense, he was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act alleged as constituting the offense, or that it was wrong or contrary to law, the finding shall state specifically whether he committed the act or not. अब देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने केस तो चलाया जिसमें कोर्ट के सामने केस ऐसा था कि जहां पर कोर्ट को ये पता चला कि ये जो पर्सन है जब ऑफेंस किया उस टाइम पर वो पागल था, और वो पागलपन के वजह से वो जो कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता नहीं थे। समझ रहे हो? और ये केस अगर चल रहा है कोर्ट के सामने और कोर्ट अगर उसको एक्विटल कर रहा है तो एक्विटल करने के साथ साथ कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि वो एक्ट उसने किया है या नहीं किया है, वो एक्ट उसने किया था या नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर पागल पर्सन है उसने मर्डर भी किया है तो पागलपन के दौरे में अगर उसने किया होगा मर्डर तो कोई लायबिलिटी नहीं है, उसको एक्विटल ही किया जाएगा। लेकिन एक्विटल करते वक्त कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि हाँ उसने ही उसको मारा था या नहीं मारा था। दैट इज टू बी क्लियर, ये उसको बताना जरूरी है। सेक्शन 334 यही कहता है। सेक्शन 335 पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन इन सेफ कस्टडी। अब देखिए whenever the finding state that the accused person committed the act alleged, the magistrate or court before whom or which the trial has been held shall, if such act would but for the incapacity found have constituted an offense, order such persons to be detained in a safe custody in such place and manner as the magistrate or court thinks fit. तो जो पर्सन को एक्विटल किया गया है क्योंकि पागलपन के दौरे में उसने ऑफेंस किया था इसलिए उसको एक्विटल किया गया। एक्विटल करने के साथ साथ कोर्ट क्या करेगा? ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन अ सेफ कस्टडी एंड इन सच प्लेस एंड मैनर एज द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट थिंक्स फिट। तो उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। कोर्ट उसको बोलेगा कि इसको इसके कस्टडी में ऐसा ऐसा उसको रखा जाए ताकि वो दूसरे किसी पर्सन को नुकसान ना पहुंचाए। ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर्ड टू एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ सच पर्सन, या कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर कर सकता है कि उसके रिलेटिव को उसको हैंड ओवर किया जाए या उसके फ्रेंड को उसको हैंड ओवर किया जाए। नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन अ लुनाटिक असाइलम शैल बी मेड अंडर क्लॉज ए of subsection 1 otherwise than in accordance with such rule as the state government may have made under the Indian Lunacy Act 1912। तो मेंटल असाइलम में या लुनाटिक असाइलम में उस अक्यूज पर्सन को रखा नहीं जाएगा। रखा जाएगा तो कौन से प्रोविजन के तहत रखा जाएगा? जो इंडियन लुनासी एक्ट 1912 में जो प्रोविजन बताए हुए हैं उसी हिसाब से उसको रखा जा सकता है, अदरवाइज नॉट। तो होगा ऐसा कि पर्सन ने ऑफेंस तो किया था, जान से तो मारा था, लेकिन वो पागल था उस टाइम पे। तो उस सिचुएशन में अब वापस से अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वो किसी और को भी मार सकता है। तो इसीलिए कोर्ट जब उसको एक्विटल करेगा तो उसको कोर्ट कहीं ना कहीं सेफ कस्टडी में रखेगा या रिलेटिव को हैंड ओवर करेगा इस कंडीशन के साथ कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। सेक्शन 335 देखिए सब क्लॉज 3 क्या कहता है? नो ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ अक्यूज्ड टू अ रिलेटिव और फ्रेंड शैल बी मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलेटिव और फ्रेंड एंड ऑन हिज गिविंग सिक्योरिटी टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दैट द पर्सन डिलीवर्ड शैल be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person, be produced for the inspection of such officer and at such time and place as the state government may direct। तो यहाँ पर क्या है? सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वो जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो पागल है, जिसने ऑफेंस किया था, उसको रिलेटिव को या फ्रेंड को जब तक सौंपा नहीं जाएगा तब तक वो जो रिलेटिव है वो ये अंडरटेकिंग ना ले ले कि वो जो पर्सन है अक्यूज्ड पर्सन उसको वो प्रॉपरली केयर लेंगे, उसका
वो किसी और को उसको इंजरी पहुंचाने नहीं देंगे, खुद को भी इंजरी पहुंचाने नहीं देंगे। अगर रिलेटिव इस तरीके की अंडरटेकिंग लेती है तभी कोर्ट उनके पोजीशन में अक्यूज को देगा, अदरवाइज नॉट। बी प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर। अगर रिलेटिव ये अंडरटेकिंग लेते हैं कि जब कभी भी ऑफिसर उसको इंस्पेक्शन के लिए बुलाएगा हम उसको इंस्पेक्शन के लिए लाएंगे, ये अंडरटेकिंग लेंगे तभी उसको रिलेटिव या फ्रेंड के पोजीशन में दिया जाएगा, अदरवाइज नॉट। Subsection 4 deals with the magistrate or court shall report to the state government the action taken under subsection 1। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा ये पर्सन अक्यूज था और इसकी हमने ऐसी उसके अगेंस्ट में एक्शन ली है। सेक्शन 336 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इंचार्ज टू डिस्चार्ज। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल इन विच अ पर्सन इज कन्फाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 और सेक्शन 335 to discharge all or any of the functions of the Inspector General of Prison under section 337 और section 338। तो अगर फॉर एग्जांपल जेल में रखा गया है उस पर्सन को जिसने सेक्शन 330 के हिसाब से, सेक्शन 335 के हिसाब से, मतलब पागल तो है वो लेकिन उसको सेफ कस्टडी में रखना जरूरी है, और उसको अगर जेल में रखा गया है तो उस जेल का जो इंचार्ज है उसको सारे फंक्शन का डिस्चार्ज करने का पावर दिया जाएगा जो फंक्शन 337 और 338 में बताए हुए हैं। अब सेक्शन 337 338 में पावर क्या है? सेक्शन 337 क्या कहता है, देखिए प्रोसीजर वेयर लुनाटिक प्रिजनर इज रिपोर्टेड कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस। देखिए, इफ सच पर्सन इज डिटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330 एंड इन द केस ऑफ a person detained in a jail, the Inspector General of Prison, or in the case of a person detained in a lunatic asylum, the visitors of such asylum or any two of them shall certify that in his or their opinion such person is capable of making his defense। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330 के सबसेक्शन 2 के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल जेल में अगर अक्यूज्ड पर्सन को जो पागल है उसको रखा गया है तो वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन अगर उसका ओपिनियन ये है कि नहीं कि ये अक्यूज्ड अब ठीक हो गया है और वो अपना प्रॉपरली डिफेंस ले सकता है, या लुनाटिक असाइलम में रखा गया है अक्यूज्ड को, अगर वो लुनाटिक असाइलम का जो विजिटर है वो ये कहता है कि अक्यूज्ड अभी कैपेबल है अपना डिफेंस लेने के, अगर ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको, ही शैल बी टेकन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस मे बी एट सच टाइम एज द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स। तो क्या करेगा कोर्ट को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन ने क्या किया, रिपोर्ट किया कि जो अनसाउंड माइंड अक्यूज्ड पर्सन को आपने हमारे पोजीशन में दिया था अब वो प्रॉपर हो चुका है, वो अपना डिफेंस ले सकता है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि उसको हमारे सामने पेश किया जाए उस अक्यूज्ड पर्सन को। एंड द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल डील विथ such person under the provision of section 332 and the certificate of such inspector general or visitor as aforesaid shall be receivable as evidence। तो सेक्शन 332 के हिसाब से उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में केस चलाएगा कोर्ट, और वो जो सर्टिफिकेट दिया हुआ इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ने या विजिटर जो मेंटल असाइलम का विजिटर था उसका जो सर्टिफिकेट है वो एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा। सेक्शन 338 प्रोसीजर where lunatic detained is declared fit to be released। देखिए, if such person is detained under the provision of subsection 2 of section 330 or section 335 and such inspector general or visitor shall certify that in his or their judgment he may be released without danger of his doing injury to himself or to any other person। अब एक आधा पर्सन है जिसको रिलीज तो किया गया है लेकिन अब रिलेटिव कोई उसके अंडरटेकिंग लेने के लिए तैयार नहीं था, तो सिचुएशन में कोर्ट उसको रिलीज तो करेगा लेकिन उसको वो प्रिजन में रखेगा या मेंटल असाइलम में रखेगा उसको। दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वो जो इंस्पेक्टर जनरल है उस प्रिजन का वो या जो विजिटर है असाइलम का वो दोनों अगर सर्टिफाई करते हैं कि नहीं अब ये पर्सन फिट हो चुका है और ये ना तो खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, अगर ऐसा सर्टिफिकेट देता है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन या वो विजिटर, तो सिचुएशन में क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट मे देयर अपॉन ऑर्डर हिम टू बी रिलीज्ड और टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी और टू बी transferred to a public lunatic asylum
इफ ही हैज नॉट बीन ऑलरेडी सेंट टू सच एन असाइलम। तो क्या करेगा, उसको रिलीज करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है, या किसी के कस्टडी में भी दे सकते हैं, डिटेंशन का ऑर्डर दे सकता है, या लुनैटिक असाइलम में भी उसको ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऑलरेडी लुनैटिक असाइलम में उसको भेजा नहीं गया है तो। And in case it orders him to be transferred to an asylum, may appoint a commission consisting of a judicial and 2 medical officer। तो अगर उसको मेंटल असाइलम में भेजा गया है तो उसमें वो कमीशन अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर रहेगा और 2 मेडिकल ऑफिसर दूसरे रहेंगे। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है, देखिए, सच कमीशन शॉल मेक अ फॉर्मल इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सच पर्सन, take such evidence as is necessary and shall report to the state government which may order his release or detention as it thinks fit। तो वो जो कमीशन अपॉइंट किया था जिसमें मजिस्ट्रेट है और 2 मेडिकल ऑफिसर है, वो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फॉर्मल इंक्वायरी उस अक्यूज के माइंड से रिलेटेड, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और वो रिपोर्ट के बेस पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको एक तो रिलीज कर देगा, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो रिलीज कर देगा, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो डिटेंशन का ऑर्डर पास करेगा मजिस्ट्रेट। सेक्शन 339 डिलीवरी ऑफ लुनैटिक टू केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड। Whenever any relative or friend or any person detained under the provision of section 330 or section 335 desires that he shall be delivered to his care and custody, the state government may, upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of such state government, that the person delivered shall be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person, be produced for the inspection of such officer and at such time as and place as the state government may direct। अब क्या होगा, सेक्शन 339 ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अगेंस्ट में whenever any relative or friend of any person detained under sub provision of section 330 and 335, कि अगर सेक्शन 330 और 335 में किसी अक्यूज्ड को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बेस पे डिटेन किया गया है, उसका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड क्या कर सकता है, एक एप्लीकेशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हम इसका ध्यान रखेंगे अक्यूज्ड पर्सन का, हमको इसको डिलीवर किया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगा, उस अक्यूज्ड पर्सन को, रिलेटिव को या फ्रेंड को सौंपेगा। कौन सी कंडीशन पे, कि वो उस अक्यूज्ड पर्सन ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसकी अंडरटेकिंग कौन लेगा, वो रिलेटिव या फ्रेंड। वो रिलेटिव या फ्रेंड ये कहेंगे कि हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रिलेटिव और फ्रेंड ये भी अंडरटेकिंग लेता है कि जब कभी भी इसको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाएगा हम इसको लेकर आएंगे। इस कंडीशन पे स्टेट गवर्नमेंट इसको सौंप सकता है, उसको रिलेटिव को और फ्रेंड को। इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330 बी प्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड बिफोर सच अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। अगर कोर्ट उसको रिलीज करता है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की कंडीशन पे उसको स्टेट गवर्नमेंट रिलीज कर सकता है। ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर टू सच रिलेटिव और फ्रेंड, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है उसको डिलीवर करने का। Subsection 2 deals with, if the person so delivered is accused of an offense, any offense, the trial of which has been postponed by reason of his being of unsound mind and incapable of making his defense, and the inspecting officer referred to in subclause B of subsection 1 certifies at any time to the magistrate or court that such person is capable of making his defense। तो अगर पर्सन को ऑलरेडी रिलीज कर, यानी जो पर्सन है उसके अनसाउंड माइंड के वजह से अगर उसकी प्रोसीडिंग को पोस्टपोन किया जा चुका है ऑलरेडी, और जो पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर उस अक्यूज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर रहा है, अगर वो रिपोर्ट देता है मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को कि अब अक्यूज ठीक है और वो अपना डिफेंस ले सकता है, अगर ऐसी रिपोर्ट देगा, सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल call upon the relative or friend to whom such accused was delivered to produce him before the magistrate or court। तो सिचुएशन में जो रिलेटिव या फ्रेंड ने उसकी अंडरटेकिंग लिए थे उनको बुलाएगा और उनको ये कहेगा कि उस अक्यूज्ड पर्सन को हमारे सामने पेश किया जाए। And upon such production, the magistrate or court shall proceed in accordance with the provision of section 332 and the certificate of the inspecting officer shall be receivable as evidence। तो जैसा ही वो रिलेटिव ने अक्यूज्ड को लेकर आएंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को सुनेगा और वो जो सर्टिफिकेट है वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का कि वो कैपेबल है एविडेंस देने के लिए, वो सर्टिफिकेट एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा।
So these are the particular provision relating to the accused person of unsound mind. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.